Class, today we will start our new chapter process and basis of accounting. चलिए, प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर हम ये सीखेंगे कि अकाउंटिंग की स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक की पूरी प्रोसेस क्या होती है, एक अकाउंटेंट अपना क्या रोल पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्ले करता है, इसी को हम प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर सीखेंगे। सबसे पहले अकाउंटेंट को ये आइडेंटिफाई करना होता है कि ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल नेचर के हैं या नहीं है। भाई देखो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी रिकॉर्डिंग होगी वो फाइनेंशियल टर्म्स में होगी। अगर दो मैनेजर्स के बीच में आपस में किसी बात को लेकर के झगड़ा हो जाता है, मान लो कोई बहस ही छिड़ गई एम्प्लॉय को लेकर गई, जैसे कुछ लोग होते हैं जिसको कोई एम्प्लॉय पसंद आ गया, कोई मैनेजर है उसको वो पसंद आ गया और किसी दूसरे मैनेजर ने कह दिया कि ये काम चोर है, अच्छे से काम नहीं कर रहा, हमारा एम्प्लॉय कैसे को ले एक मुका दे दो पूरा पीठ पर ले जा। अब वो भी नाराज हो गया, अब अपने में फैटा फैटे, अकाउंटेंट बैठ कर आराम से देख रहा है कौन चीज़ चल रहा है, तो इस बात को रिकॉर्ड नहीं करेगा। हालांकि इस बात से ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होगा, इस बात से ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होगा। क्यों? अगर दो मैनेजर्स आपस में लड़ जाएंगे तो आपस में कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो जो भी डिसीजन लेना है मिलके नहीं लेंगे, और डिसीजन लेने में देरी होगी तो फिर कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को लॉस तो होना ही, लॉस तो हो रहा है, बट फाइनेंशियल टर्म में इनका झगड़ा मेजर नहीं किया जा सकता, इसलिए हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सबसे पहले अकाउंटेंट को क्या करना होता है? आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शंस, दैट इज कि वो फाइनेंशियल नेचर का है या नहीं है। फाइनेंशियल नेचर मीन्स कि वो पैसे से जुड़ा है कि नहीं है। सबसे पहले तो उसको क्लियर, जब उसको समझ में आ गया कि हाँ पैसे से संबंधित ये ट्रांजेक्शन है। लेट सपोज जैसे हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मेरी सोल प्रोप्राइटरशिप की बिजनेस चल रही है, मेरा दुकान चल रहा है नॉर्मल सा, कोई गरीब बच्चा आ गया, मैंने उसको 50 रुपये का बिस्किट दे दिया, 50 रुपये का बिस्किट ऐसे ही पर्सनली अपने पॉकेट से खरीद करके, मान लो मेरा बिजनेस दूसरी चीज़ का है, बिस्किट टॉफी हम नहीं बेचते हैं, किसी और दुकान से हम खरीद के दे दिए, तो ये चैरिटी के रूप में है, अपने पर्सनल पॉकेट से निकाल के दिए, इसकी रिकॉर्डिंग हम अकाउंटिंग में नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। बट अगर यही चैरिटी के रूप में ही दे रहे हैं बट अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से निकाल के कुछ दे रहे हैं, जैसे हम बिस्किट टॉफी का ही बिजनेस करते हैं, किराना स्टोर सपोज करते हैं, अगर हम निकाल करके 2 4 10 पैकेट उसको 20 50 जो भी है वाटएवर 100 का हमने दे दिया, तो हम इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं हमने खरीदा था ये बिस्किट किस लिए? बेचने के लिए। भाई 10 रुपया की, चलो 8 रुपया ही का एक मेरा बिस्किट का पैकेट है, 8 रुपया लगाया तो था ना। अब ये भले दान करके ही गया लेकिन ऑर्गेनाइजेशन से बाहर तो गया, तो हम इस बात की रिकॉर्डिंग करेंगे। लेकिन अगर अपने पॉकेट से खरीद के बाहरी बार उसको दे दिए तो उसकी रिकॉर्डिंग हम नहीं करेंगे। तो यही कह रहा है कि सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो ट्रांजेक्शन से फाइनेंशियल नेचर के हैं या नहीं है। तो सबसे पहला बेटा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहला काम क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस कि वो फाइनेंशियल नेचर के हैं या नहीं है। फाइनेंशियल मीन्स पैसे से संबंधित है कि नहीं है। उस समय ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा कि तुरंत पैसा मिला है या नहीं मिला है, इट डजंट मैटर, बस वो पैसे से संबंधित होना चाहिए। समझ में आ गया? जब क्रिस्टल क्लियर हो गया कि हाँ ये पैसे से संबंधित ट्रांजेक्शन था, उसके बाद बेटा हमें क्या करना होता है? अपना जो पैसे संबंधित ट्रांजेक्शन होगा तो उसी समय हम अपना सोर्स डॉक्यूमेंट भी तैयार कर लेंगे। अगर हम किसी को सामान बेचेंगे तो जैसे तुरंत बेचेंगे और मुझे तुरंत पैसा मिल गया, तो जो हमारा एम्प्लॉय जो सामान दे रहा है वो तुरंत रसीद फाड़ के भी उसको देगा, या तो मैनुअली हाथ से बना के रसीद देगा, या मशीन रखा है तो कंप्यूटर के थ्रू प्रिंट निकाल के उसको देगा, देगा ना। तो उस समय तो मिल गया तुरंत, जैसे ट्रांजेक्शन हुआ उसी समय हमारा क्या हो गया? सोर्स डॉक्यूमेंट भी तैयार हो गया। लेकिन वाउचर क्या है? अकाउंटेंट को तैयार करना पड़ता है। वाउचर कौन तैयार करता है? अकाउंटेंट तैयार करता है। इसीलिए इसमें सेकंड पॉइंट बोला है प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप जो है पर्सनल बैलेंस का यूज किसी भी कीमत पे नहीं कर सकते हैं। आपका अकाउंटिंग एकदम लीगल नहीं माना जाएगा जब तक कि बैकअप में वेरिफिकेशन के लिए कुछ आपके पास ना हो। रसीद आपने फाड़ डाला, अब अकाउंटेंट क्या करेगा बेटा? उस सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे डायरेक्ट जर्नल के अंदर रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता। उसको सबसे पहले क्या करना है? एक कोई कॉपी रहेगा, उस कॉपी से एक पन्ना फाड़ेगा और उसका 2 या पूरा पन्ना ही ले लेगा, पूरा पन्ना ले लेगा और उस पर लिखेगा सोर्स डॉक्यूमेंट जो मिला कैश मेमो,
उसके बेसिस पे लिखेगा कि इस डेट को इतने अमाउंट का ट्रांजेक्शन डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ, जो भी है व्हाटएवर वो लिखेगा। लिखते ही वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, लिखने के बाद उसको क्या करना है, एक ऑथोराइज्ड पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे उस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर हो या बिजनेसमैन का लड़का हो, जिसको भी बिजनेसमैन ने अपॉइंट करा हुआ है, उससे उस वाउचर पे सिग्नेचर कराए। जैसे इसको ऐसे समझो, फॉर एग्जाम्पल ये कॉपी बिजनेसमैन ने उसको अलग से दे दिया, कहेगा कि इस कॉपी के एक पेज को फाड़ना और वाउचर आप क्या करना, तैयार करना। उसको कैश मेमो मिल गया, रसीद मिल गया, तो तुरंत जर्नल की तरफ नहीं भागेगा। भाई जर्नल का रजिस्टर ही पास में रखा हुआ है रिकॉर्डिंग के लिए, लेकिन सबसे पहले वाउचर के लिए जो कॉपी मिली है वो लेगा, वहाँ से एक पेज फाड़ेगा और उस पेज को फाड़ के जो भी कैश मेमो के अंदर बातें लिखी थी उन सबको यहाँ पे लिखेगा और यहाँ नीचे साइड में सिग्नेचर ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन लिख देगा और उससे सिग्नेचर करा लेगा। और वो बंदा या बंदी जो भी होगा वो सिग्नेचर कैश मेमो को देख करके करेगा कि कहीं ये अमाउंट घटा बढ़ा के तो नहीं ना करा रहा है। भाई ऐसा भी होता है कि अमाउंट कम करके दिखा दे और बाकी पैसा चुरा के रख ले और रिकॉर्डिंग के थ्रू बच जाएगा। तो जो भी साइन करेगा ऑथराइज्ड पर्सन वो ऐसे ही साइन नहीं करेगा, वो कैश मेमो के बेसिस पे। तो यहाँ फ्रॉड होने से बच गया ना। पहले तो कैश मेमो मिला तो एम्प्लॉय फ्रॉड नहीं कर पाया। भाई अगर एम्प्लॉय 5,000 रुपये का रसीद अकाउंटेंट को दिया है तो कैशियर को भी 5,000 रुपये देना चाहिए, मैचिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे एम्प्लॉय फ्रॉड नहीं कर पाया। फिर बात अब अकाउंटेंट पे आई। अगर अकाउंटेंट के पास कैश मेमो 5,000 का आया है तो 500 का वाउचर नहीं बनाएगा। अगर बनाएगा और ले करके जाएगा तो मार पीट के लतिया जुतिया के सही कर देगा। सोचो 500 का वाउचर ले लिया, 5,000 रुपये कैश मेमो है, 500 मार फूल भाई सीधा कर दिया सब मार के उनका के। तो क्या 5,000 का ही वो वाउचर तैयार करेगा, फिर लेकर के जाएगा ऑथराइज पर्सन के पास। वो ऑथराइज पर्सन क्या करेगा, उसको साइन कर देगा। उसके बाद उस वाउचर के बेसिस पे बेटा रिकॉर्डिंग अब जर्नल के अंदर करी जाए। ये काम पूरे 1 साल तक चलता है। जैसे बिजनेस की स्टार्टिंग क्या मानी जाएगी, 1 अप्रैल। अभी 2023 चल रहा है तो 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च तक का ये पूरा प्रोसेस रहेगा। जितने ट्रांजेक्शन्स होंगे सबके सोर्स डॉक्यूमेंट तैयार होंगे। सोर्स डॉक्यूमेंट बोले तो जो भी रसीद होती है, चाहे वो कैश मेमो हो, चाहे आपका इनवाइस और बिल हो, या फिर आपका रिसिप्ट हो, डेबिट नोट हो, क्रेडिट नोट हो, व्हाटएवर जो भी जिस टाइप का ट्रांजेक्शन उस टाइप का सोर्स डॉक्यूमेंट होगा ना। उसके बाद वाउचर उसी के बेसिस पे वो तैयार करेगा। जो वाउचर होता है ये जो है किस कलर का वाउचर वो तैयार करेगा, उसका पेज गुलाबी रंग का होगा, लाल रंग का होगा, तो सब भूतों को मानता है, काला रंग का रखेगा कि सफ़ेद रखेगा, वो अकाउंटेंट अपने मन से डिसाइड कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई उसकी मर्जी है। अगर लड़की है तो क्या करेगी, पिंक कलर या रेड कलर प्रीफर करेगी ना, हम तो ही को करेंगे जान को इसने पेज धोने तो नहीं करने। लड़कियों का अलग समस्या रहता है, वो नहीं कर। हमारे यहाँ कोचिंग में 3 लड़कियाँ 12th में पढ़ती हैं। अब उनका एक कल लड़की थी, वो एक चाबी लेके आई हुई थी, हाँ 11th क्लास की थी। घर का सच चाबी, साइकिल का चाबी था भाई, नीचे डॉल लटकी हुई थी, इतनी बड़ी डॉल चाबी होती जो कि डॉल इतना बड़ा। ले हम देखते समझिए कौन लड़की का है, लड़का का तो हो ही ना सकेला। तो इन लोग का एक अलग ही कंडीशन अपना रहता है। तो वाउचर जो है प्रिपेयर होता है। देखो यहाँ कहीं भी फ्रॉड होने का कहीं चांस बन ही नहीं रहा, क्योंकि जो ऑथराइज्ड पर्सन है वो भी भाई बिजनेसमैन ऐरा गैरा किसी को तो ऑथराइज्ड अथॉरिटी देगा नहीं सिग्नेचर करने का, उसी को देगा जिससे भरोसा है। जैसे कि अपने बच्चे को दे दे, या उस पर भी भरोसा नहीं हो, नालायक है किसी लायक नहीं है तो खुद कहेगा ना, हम दूसरे का तो मिल के काफला कर देगा, हम खुद साइन करेंगे, है कि नहीं है। तो वाउचर का प्रिपरेशन समझ में आ गया। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करना है कि पैसा से जुड़ा काम हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर वाउचर तैयार कराएंगे, साइन कराएंगे, उसके बाद आएंगे जर्नल पे आज हो। अब धीरे से रिकॉर्डिंग जर्नल के अंदर कर देंगे। रिकॉर्डिंग कर देने के बाद अब बेटा पूरे साल तक रिकॉर्डिंग चलेगी। पूरे साल तक यही प्रक्रिया, एक ट्रांजेक्शन हुआ, आइडेंटिफिकेशन हुआ, वाउचर बना, रिकॉर्डिंग हुआ, फिर ट्रांजेक्शन हुआ, आइडेंटिफिकेशन हुआ, वाउचर प्रिपरेशन हुआ, रिकॉर्डिंग करा गया। फिर 1 साल कंप्लीट होने के बाद अब हम क्या करते हैं, या एक टाइम ड्यूरेशन की स्पेंड होने के बाद अब हम सारी की सारी जर्नल एंट्रीज को पोस्ट करना शुरू करेंगे जर्नल से लेजर के अंदर। जर्नल के लिए सपोज करो मैंने एक कॉपी बनाई हुई थी, ये कॉपी बनाई हुई थी। इस कॉपी में मैं क्या करता था, जर्नल एंट्री करता था। जर्नल का प्रोफार्मा होता है डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर, फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट करेंगे। हमने सब कुछ रिकॉर्ड करा। अब 1 साल स्पेंड हो गया। अब जो है बेटा एक और कॉपी, बिजनेसमैन से बोलेगा कि भाई एक और कॉपी दो, मुझे लेजर तैयार करना है। तो एक रजिस्टर टाइप का एक कॉपी दे देगा। लेजर क्या होता था, लेजर वो किताब है जिसके अंदर
ट्रांजेक्शन्स को जो कि सिमिलर नेचर के हैं उनको एक जगह पर रखा जाता है। जैसे सपोज करो मैं आयुष और सैफ दोनों के साथ ट्रांजेक्शन कराऊं पूरे साल, तो सैफ से संबंधित जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे ना एक पेज ले लूंगा और सैफ के नाम का अकाउंट ओपन कर दूंगा, लिखूंगा सैफ अकाउंट, डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट, और सैफ से जुड़ा जो भी पूरे साल ट्रांजेक्शन करा गया ना डेट डालते जाऊंगा और सारी की सारी रिकॉर्डिंग इस अकाउंट के अंदर लिखते चला जाऊंगा। वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन सैफ से जुड़े होंगे जो इस पेज पे होंगे। अगर इस पेज पे स्पेस नहीं हुआ तो पीछे भी पेज ले लेंगे। उसके बाद जब सैफ का पूरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा जनरल के थ्रू लेजर में, अब हम लेंगे आयुष का अकाउंट खोलेंगे और लेजर के अंदर जैसे जनरल के लिए रजिस्टर होती है, लेजर भी एक रजिस्टर ही होती है, एक पूरी कॉपी होती है जिसपे हर एक ट्रांजेक्शन का जो डेबिट क्रेडिट एस्पेक्ट रहे हैं सबका एक एक अपना अपना अकाउंट ओपन करा जाता है और उसमें उनसे जुड़े जो भी लेन देन हुए उसमें रिकॉर्ड करा जाता है। एक्चुअली जर्नल से लेजर में पोस्ट करने का जो पूरा प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम पोस्टिंग के नाम से जानते हैं। हाँ, जैसे कि जो फोटोसिंथेसिस जैसे एक प्रोसेस नाम दे दिया गया ना, फोटोसिंथेसिस क्या है? पूरा एक प्रोसेस होता है जिसमें लीफ को अपना पूरा फूड बनाने का, तो पूरा सनलाइट मिलना, उसके जो भी पोर्स होते हैं उसमें उसका एंटर करना, CO2 का, ये सब कुछ क्या होता है? पूरा प्रोसेस होता है। उसके बाद वो उसका भोजन तैयार होता है, तो उसका नाम दिया गया ना कि इस पूरे प्रोसेस को हम किस नाम से जानेंगे? फोटोसिंथेसिस के नाम से जानेंगे। वैसे ही हमारी जर्नल से लेजर में पोस्टिंग की पूरी जो प्रोसेस होती है ना उसको हम पोस्टिंग के नाम से जानते हैं। मतलब जर्नल से लेजर में डालना सब कुछ, इंटर करना सब कुछ पोस्टिंग कहलाता है। पोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग ट्रांजेक्शन्स फ्रॉम जर्नल टू लेजर अकाउंट्स। समझ में आया? कोई डाउट है? कोई पूछेगा कि पोस्टिंग क्या है, तो जो जर्नल में हमने अभी तक लिखा अब उसको उठा करके लेजर के अंदर पोस्ट कर देना ही क्या कहलाता है? पोस्टिंग कहलाता है। कोई डाउट? तो यहाँ तक समझ में आ गया कि सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स का आइडेंटिफिकेशन। देखो मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, जैसे तुम्हारी कोई दुकान है, तुम बिजनेस करना चाहते हो, स्टार्टिंग में एक छोटा सा बिजनेस शुरू किए हो, अपना अकाउंटेंट रखे हो, तो सबसे पहले अकाउंटेंट क्या काम करेगा? पहले आइडेंटिफाई करेगा कि जो ट्रांजेक्शन है पैसे संबंधित है कि नहीं। जब ये तय हो जाएगा उसके बाद बेटा वो क्या करेगा? उसका वाउचर तैयार कर देगा ताकि हमारे पास बैकअप रहे कि कोई हमें थप्पड़ ना लगाए कि तूने फर्जीवाड़ा काम किया। उसके बाद वो रिकॉर्डिंग करेगा और साल के अंत में लेजर में पोस्टिंग कर देगा। लेजर में पोस्ट हो जाने के काम कंप्लीट हो जाने के बाद अब जो है हम तैयार करते हैं ट्रायल बैलेंस। क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। देखो नाम ही क्या है? ट्रायल और बैलेंस। मीन्स कि एंड में जो बैलेंस बच के आ रहा उसका हम ट्रायल कर रहे हैं कि वो सही है या नहीं है। तो ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं होता, इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट। एक सादे पन्ने पे हम क्या कर सकते हैं? ट्रायल बैलेंस बना दें। एक पन्ना इनफ। अगर बिजनेस छोटा है ना तो एक पन्ना क्या है? खूब है, एकदम आराम से हमारा। उसमें होता क्या है कि लेजर के अंदर जितने भी आपने अकाउंट खोला था, जितने भी अकाउंट्स आपने ओपन करे थे, उनके एंड में कुछ बैलेंसेस आएंगे। जैसे कि आयुष कुछ सामान मुझसे खरीदा उधार पे, उसका कुछ पैसा दे दिया और कुछ पैसा बाकी रह गया, तो जो पैसा बाकी रह गया वही ना बैलेंस बचा, तो वही अमाउंट हम ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखाएंगे। तो ट्रायल बैलेंस बना करके हम डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड के एस्पेक्ट्स को देखते हैं कि जो अमाउंट रिकॉर्ड करा गया है वो सही है कि नहीं। ट्रायल बैलेंस से हमारी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का पता चलता है। मीन्स कि जो अमाउंट रिकॉर्ड करा गया अगर डेबिट साइड और क्रेडिट दोनों साइड का इक्वल है, मतलब कि हमारी अकाउंटिंग कहीं गलत नहीं है। इसी चीज़ की जांच करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। साथ साथ ट्रायल बैलेंस को बना करके ही हम बड़ी ही आसानी से अपनी ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से हमें ये पता चलता है कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं, जिस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं उसको करके हमने प्रॉफिट अर्न करा या लॉस करा ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों का पता चल जाता है। सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट से ही पता चलता है कि जिस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं उससे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये ट्रेडिंग अकाउंट बताता है। और ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू अगर प्रॉफिट आता है तो हम उसको ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से जानते हैं, और लॉस आता है तो ग्रॉस लॉस के नाम से जानते हैं। याद रखना, कंफ्यूज मत होना। प्रॉफिट लॉस अकाउंट के थ्रू प्रॉफिट का पता चलता है और ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू भी प्रॉफिट का पता चलता है।
लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट बस ये बताता है कि जो चीज़ें तू बिजनेस के लिए बढ़े उससे तेरा कितना फायदा हुआ, स्पेशली उससे। जैसे सपोज करो मैं कोचिंग खोला हूँ, तो मैं कोचिंग से कितना कमाता हूँ ये ट्रेडिंग अकाउंट बताएगा। लेकिन मेरे जिस बिल्डिंग मैंने कोचिंग खोला हुआ है, अगर वहाँ कोई जगह थोड़ी खाली बची है, मैंने किराए पे दे रखा है, कोई और भी 2 4 10 काम कर रहा हूँ, तो सब मिला के प्रॉफिट कितना हो रहा है ये हमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट से पता चलेगा। बट जिस सोच के साथ मैंने बिजनेस शुरू करा, जिस चीज़ के लिए बिजनेस शुरू करा, उससे हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, इसका पता सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट ही बताता है। इसमें जो भी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होता है उसमें से हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोले तो जो प्रोडक्शन करने में खर्चा लगा, एक्सपेंसेस लगे, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। जैसे कि रॉ मटेरियल खरीदने में, रॉ मटेरियल को ऑफिस तक लाने में, फैक्ट्री का छोटा मोटा जो खर्चा है, सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आता है। फिर ट्रेडिंग अकाउंट करके हम अपना ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। उसके बाद बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि ट्रायल बैलेंस की मदद से ही बनता है, और उससे हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता करते हैं। और लास्ट में हम बैलेंस शीट बना करके अपने फाइनेंशियल पोजीशन का पता करते हैं कि एक तारीख को जिन एसेट्स और जिन लायबिलिटीज़ के साथ, जिस कैपिटल के साथ अपन शुरू करे थे, अब उसकी सिचुएशन अब क्या रही है। एसेट्स बढ़े हुए हैं एक साल में या घटे हुए हैं, लायबिलिटीज़ बढ़ी हुई है या घटी हुई है, इसका पता हमें बैलेंस शीट से चलता है। ये पूरी की पूरी प्रोसेसिंग ही क्या है, हमारी अकाउंटिंग की प्रोसेस कहलाती है। यही है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, ट्रांजैक्शन के आइडेंटिफिकेशन से लेके बैलेंस शीट के प्रिपरेशन तक। फिर लास्ट में ये सब बातें होती है कि जब हमारा इन्फॉर्मेशन पूरा मिल गया, तो अब पार्टी से सब कम्युनिकेट करो, गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो। एम्प्लॉयज़ कहने कि ये साल बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, हमको दिवाली पर इतना बोनस चाहिए, उनको विश्वास नहीं हो रहा और आपको नहीं हुआ, तो आप अपनी अकाउंटिंग उनको दिखा दो, प्रॉफिट लॉस अकाउंट दिखा दो कि देखो पिछला साल 1 लाख का फायदा बढ़ रहे तो 85,000 के हुआ, और लड़ो सब अपने में, मुका मारो एक दूसरा को झगड़ा कर रहे हैं सब, प्रोडक्शन के टाइम पे ईटा चला रहे एक दूसरा, बोल ले जा प्रोडक्शन कट गए ले लो बोनस के दे, और आप कब लड़ाई नहीं करेंगे सब, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग होती है। कोई डाउट है, कोई डाउट है तो पूछो। इतने में ये बस यही है पूरी प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि वो फाइनेंशियल नेचर का है कि नहीं, मतलब कि जो भी काम बिजनेस में हुआ वो पैसे से संबंधित है कि नहीं, और कोई ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल होगा कि नहीं, उसको पहचानने का तरीका ये है कि इसके होने से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा तो हमारे एसेट्स, लायबिलिटीज़ या कैपिटल में चेंज, एसेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल में क्या आएगा, चेंज आएगा ही आएगा। एट एनी कंडीशन चेंज तो आना ही आना। अगर नहीं आया तो ससुराल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है ये नहीं। एग्जाम्पल के रूप में, अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन से अपने क्रेडिटर को, जिससे अपन उधार पे सामान खरीदे थे, अगर उसको हम 10,000 रुपया पे कर दें, 10,000 रुपया उसको पे कर दें, तो हमारे एसेट में चेंज नहीं आएगा, कैश 10,000 नहीं घटेगा। क्या कैश एसेट नहीं होता है? क्या एसेट में तो वही ना जिसकी वैल्यू हम मेजर कर सकें, जो वैल्यूएबल है वही ना एसेट है। तो कैश की वैल्यू होती है, कैश तो खुद कैश है कि नहीं है, तो डिडक्ट होगा। तो कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आनी है, बैलेंस शीट प्रभावित होगा ही होगा, या तो घटेगा या तो बढ़े। कोई डाउट? ये पूरी प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग थी, ठीक। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट वाउचर का है। देखो, फ्रॉड होने का चांस दो ही तरीके से होता है हकीकत, तो जहाँ तक मुझे लगता है, या तो रसीद में कुछ गड़बड़ी कर दी जाए बेचते वक्त। देखो, रसीद में गड़बड़ी आप इम्प्लाई नहीं कर सकता, कैसे नहीं कर सकता ये समझो, क्योंकि वहाँ कस्टमर देख रहा है ना। अगर कह दिया गया, कस्टमर से इम्प्लाई कह देता है कि ये सामान 5,000 का है, अगर वो रसीद 4,500 का बनाएगा तो इम्प्लाई क्या कर रहा है, अरे सॉरी, कस्टमर क्या कर रहा है, उस रसीद को बिना पढ़े थोड़ी रखेगा, कहेगा कि भैया 5,000 बोले हो, 4,500 या 5,500 आप दिखा रहे हो, 500 एक्सेस दिखा रहे हो या 500 कम दिखा रहे हो, ऐसा क्यों? तो वो डर के वहाँ फ्रॉड नहीं करेगा। फिर जब कैश मेमो ला करके दे देगा अकाउंटेंट को, तो अकाउंटेंट चाह के फ्रॉड नहीं कर सकता, क्योंकि वो बात है 5,000 लिखने के लिए। भाई रसीदा पे 5,000 है तो तू कैसे 4,500 लिखोगे? लिखने को तो लिख दोगे, जब अथॉरिटी के पास सिग्नेचर के लिए ले जाओगे, लतिया जुतिया सोच कर देंगे सब आगे तो गेम कर रहा है, अनुकरियो छीन लेंगे, करियर खराब, जेलों भिजवा देंगे। तो फ्रॉड होने का कोई चांस है ही नहीं।
और जब यहाँ फ्रॉड से बच गए तो अब तो सब रिकॉर्ड में रखते जाना, और वहाँ कहाँ फ्रॉड होगा? होगा फ्रॉड जब बिजनेसमैन कहेगा तब होगा, नहीं तो ऐसे नहीं होता है। विंडो ड्रेसिंग होती है अकाउंटिंग में, मैंने लिमिटेशन में आपको बताया था कि अकाउंट्स का मैनिपुलेशन किया जाता है, बट वो भी वैलिड होता है, वो इस तरीके से होता है कि कोई उसको पकड़ ही नहीं सकता। जैसे कि साल की एंडिंग चल रही है और हमने मान लो कि 20,000 50,000 का रॉ मटेरियल खरीद लिया, तो रॉ मटेरियल अगर हम 50,000 का खरीदेंगे तो 50,000 कैश घटेगा और प्रॉफिट का अमाउंट भी कुछ हद तक कम हो जाएगा। परचेज में हमारा एक तरफ से एक्सपेंस माना जाता है, तो एक्सपेंस हुआ तो कुछ प्रॉफिट घटेगा ना। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट 1,00,000 का आ रहा था और 50,000 का हमने और खरीद लिया, तो प्रॉफिट 50,000 का ही दिखाएगा कि 50,000 स्पेंड हो गए। लेकिन अगर साल के एंड वाले परचेज को हम रिकॉर्ड में ही ना रखें, अगले साल में दिखा दें कि हमने 1 तारीख को खरीदा, थोड़ा फर्जीवाड़ा कर देते हैं, तो पिछले साल प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा। इस प्रॉफिट ज़्यादा देखो, बेसिकली प्रॉफिट ज़्यादा दिखाने का जो रीज़न है ना बिजनेसमैन का, वो यही होता है कि भाई उसे लोन लेने में समस्या नहीं हो। भाई आप मेरे यहाँ तभी आओगे जब मेरा परफॉर्मेंस बेहतर है, वैसे ही कोई भी लोन आपको तभी देगा जब आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है, प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो वो देगा। भाई बैंक तो है इसीलिए, पर ऐसे लोग, कोई आदमी रोड पे चल रहा, बैंक में जाके आधार कार्ड लेके जाएगा, पैन कार्ड, तो उसको पैसा दे देगा, उसके पास कोई कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं है तो नहीं देगा। वैसे ही बिजनेसमैन होते हैं, प्रॉफिट देगा तभी जब उसकी अकाउंटिंग उसको पसंद आएगी, बार बार वो प्रॉफिट कमाते जा रहा है, प्रोग्रेस करते जा रहा है, तो बैंक वाला भी सोचेगा कि भाई ये प्रोसीड करना चाहता है, प्रॉफिट तो इसको हो रहा है, मैनेजमेंट तो इसके लिए चाहिए, और जो लोन लेगा ये डूबेगा नहीं, लेके भागेगा नहीं, क्योंकि ये आगे बढ़ते जा रहा है, गुडविल अच्छी है तभी तो बढ़ते जा रहा है, तो मेरा पैसा मुझे दे दे। लेकिन लॉस आ रहा है हर साल और आप लोन लेने जा रहे हो तो कहेगा कि खुद नुकसान में बड़े भैया आप हैं, किसी से लोन लिए होंगे, हम तरह कहाँ से देंगे, तो मना कर देगा, है कि ये चीज़। ये पूरी प्रोसेस थी। अब देखो दे रहा है बेस ऑफ अकाउंटिंग। बेस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब कि अकाउंटिंग किस आधार पे करी जाए। एक होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक होता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग 2 तरीके से होती है, कैश बेसिस और एक्रूअल। कैश का मतलब ही है कि कैश के आधार पर, मतलब कि पैसा हाथ में आएगा तो रिकॉर्ड करेंगे, नहीं ट्रांजैक्शन हो या ना अलग बात है, पैसा आएगा तभी रिकॉर्ड करेंगे, नहीं आएगा तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ये कैश बेसिस कहता है। और एक्रूअल बेसिस कहता है कि ट्रांजैक्शन हो गया, बस ट्रांजैक्शन हो गया तो रिकॉर्ड करो, इट डजंट मैटर कि पैसा इसके संबंध में तुरंत मिला या नहीं मिला। अरे भाई जब मिलेगा तो मिलेगा, देखा जाएगा, हो गया ना ट्रांजैक्शन, इसको रिकॉर्ड कर दो। लेकिन कैश बेसिस क्या कहता है कि आप ओकरे के रिकॉर्ड करेंगे जो खातिर पैसा मिला है, जो खातिर पैसा नहीं मिला मगर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जा भुला जाओगे। ये होता है कैश बेसिस। समझ में क्या? हाँ प्रिंसिपल में ना, तो वो प्रिंसिपल बताया है कि भाई एक ऐसा प्रिंसिपल होता है कि भले पैसा उसके लिए ना भी मिले तो आप उसको रिकॉर्ड में रखो, क्योंकि उससे फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रही है, ये ट्रांजैक्शन है। वो प्रिंसिपल है जो आपको एक गाइडेंस दे रहा है, एक ऑर्डर दे रहा है, और यहाँ ये आधार बताया जा रहा है कि किस बेसिस पे तुम अकाउंटिंग करोगे, क्या सोच के करोगे। एक्रूअल बेसिस पे आप दोनों एक्सेप्ट करो, दोनों में से कोई एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर आपका मन है बिजनेस करते हो तो कैश बेसिस मन करे तो कैश बेसिस अडॉप्ट करो, ना मन करे तो एक्रूअल बेसिस अडॉप्ट करो। दिस इज योर चॉइस, व्हाट यू वांट टू रिकॉर्ड, हाउ यू वांट टू रिकॉर्ड। कैश बेसिस पे करना चाहते हो कैश बेसिस पे करो, और एक्रूअल बेसिस पे करना चाहते हो एक्रूअल बेसिस पे करो, ये आपकी मर्जी। समझ में आया? चलिए एक ही करके पढ़ते हैं। एक होता है हाइब्रिड बेसिस। हाइब्रिड बेसिस वो लास्ट का बाद में बता दूंगा। एक्रूअल कैश से पढ़ाना शुरू करता हूँ। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहता है बेटा कि ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड आप तभी करोगे जब कैश पे ट्रांजेक्शन होगा, यहाँ उधार का चक्कर नहीं रहेगा। ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहता है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करने के कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि ये देखो, ये ताम झाम वाला काम नहीं है, बहुत ही सिंपली क्या होता है, ये जो है कैश बेसिस पे अकाउंटिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि तुरंत पैसा मिला, तुरंत सामान दिया और तुरंत का तुरंत रिकॉर्ड में मैंने डाल दिया। ना किसी क्रेडिटर की ज़रूरत, ना किसी डेटर की ज़रूरत, ना कुछ, बस सीधा पैसा दो, सामान ले जाओ, काम खत्म।
एकदम मतलबी जैसा, जैसे दूसरा दुकान खोल के बैठ गया, भले विवेक सर से पढ़ा 11-12, कितना का सामान चाहिए भाई, दे दो 5,000 का जो भी है, गेहूँ आटा चावल सब दे दो, ले लिए पैसा दो, यार पैसा नहीं रहा, छीन के रख देगा जा मतलब नहीं, अब मेरे को देखेगा भी नहीं, जाकर बैठ जाएगा अपन कुर्सी पर आराम से। ले अपन सोच रहा है बिजनेस को कैसे बढ़ा जाऊँ, अरे भाई सेफ में यही हूँ, हेलो हाय कोई मतलब ही नहीं है। ले आज जिसे 5,000 दिखाएंगे दौड़ के वहाँ लग जाएगी, ले गए सब सामान फिर दे देगा, ले जा क्या यार सिर्फ ऐसे ही करेगा बिजनेस, फिर तेरे पास कौन आएगा। थोड़ा सा अपना देख के बिजनेस करना, इन आगे पैसा के चक्कर में घबरा जाना। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि सिंपल होता है, बड़ी ही आसानी से आप इसको रिकॉर्ड कर ले जाते हो, अकाउंटेंट के पास अब ज़्यादा झंझट नहीं रहता। उधार पे है तो 10 लोगों का नाम रिकॉर्ड करो, 10 लोगों का बिल बनाओ, ये वो वगैरह वगैरह, सोच डॉक्यूमेंट बढ़ेगा, वाउचर बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, फिर जब वो पैसा देगा तो उसके लिए रिसिप्ट बनेगी, उसके बेसिस पे उसकी रिकॉर्डिंग करो। और यहाँ पे है मतलब एक्रूअल है तो एक ही काम 3 बार हो रहा है, एक खरीदने बेचने के लिए जो हो रहा है उधार पे उसका, फिर उसका रसीद बनाने का, फिर पैसा देगा तो उसके लिए काम करने का, तो तामझाम बढ़ रहा। बट कैश बेसिस में क्या, तुरंत पैसा दो तुरंत सामान लो, एक बार कैश में वो बनाया, एक बार वाउचर बनाया और रिकॉर्ड करके तुरंत का तुरंत काम खत्म, कम टाइम में सब कुछ हो जाएगा, यही फायदा है इसका। दूसरा ये फायदा है कि इसमें पर्सनल जजमेंट का यूज नहीं होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। पर्सनल जजमेंट का मतलब अपनी मन मर्जी यहाँ नहीं चलती। पूछोगे सर ऐसा क्यों, या यहाँ मनमर्जी का मतलब क्या हुआ, जैसे देखो जब आप एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करोगे ना, एक्रूअल बेसिस, तो वहाँ आप उधार पे भी सामान खरीद लोगे और बेच भी दोगे, बाद में पैसा मिलेगा देखा जाएगा, है ना। तो जो लोग उधार पे सामान खरीद के ले जाते हैं, तो हम साथ साथ ये भी थोड़ी सी थिंकिंग को लेकर के चलते हैं कि हो सकता है मे बी कि जैसे मान लो मैंने 15,000 का सामान बेचा, तो उसमें से 2,000 या 3,000 तक का जो अमाउंट है हो सकता है ना मिल पाए, उसकी सिचुएशन ख़राब हो जाए या जिसने सामान लिया वो भाग जाए। तो देखो ये अभी घटना घटी नहीं है, लेकिन ये मन बड़ा चंचल है, ससुरा उद्बिलाव आदमी है, बदलते रहता है, कबो कुछ करते रहता है। तो बिजनेसमैन के दिमाग में आया तो बाद में क्या करेंगे, बाद में कैसे हैंडल होगा। तो शुरू में मैंने आपको कल ही बताया था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। जैसे मैंने 15,000 का सामान उधार पे बेचा, तो मैं 3,000 का उसमें सब प्रोविज़न बना दूंगा कि मे बी कि ये पैसा हमें बाद में ना मिल पाए। ऐसा भी हुआ नहीं, अभी तो सामान बेचे हैं उधार पे, तब तक सोच लिए। अब सोच लिए तो मैंने क्या बताया था, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है, या कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म बोलता है कि भविष्य में होने वाले लॉसेस को आप दिखाओ, प्रेजेंट में रिकॉर्ड में डाल के दिखाओ। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी हमारे लॉस को रिप्रेजेंट करता है कि मे बी इन कमिंग फ्यूचर ये हो जाएगा, तो ये भी हम रिकॉर्ड में दिखाएंगे। जबकि क्या एक पर्सनल जजमेंट है अपना, है ना। लेकिन जब आप कैश पे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर रहे हो, पैसा लेके सामान दे रहे हो, तो वहाँ पे तो उधार का कोई काम है ही नहीं, तो वहाँ पे कहीं फ्रॉड और फर्जीवाड़ा होने का, पैसा लेके भागने का काम होगा ही नहीं, तो वहाँ पे पर्सनल जजमेंट की ज़रूरत होगी ही नहीं। तो ये कह रहा है कि कैश बेसिस में कोई पर्सनल बायस यूज नहीं होता है, कोई पर्सनल जजमेंट का यूज नहीं होता, क्योंकि भाई कोई भी जजमेंट, कोई भी सोच आप पैसे के लिए तो करोगे ना, कि पैसा देना है कि नहीं देना है। मैं ही हूँ, आप लोगों से पैसा ले लूँ एडवांस में, हमें पैसा दो ऑफिस दो, अब फिर गायब हो जाओ, रूम छोड़ के भाग जाओ, ले, है कि नहीं। ऐसा भाई मैं ही हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, सामान खरीद लूँ, बाद में उसको पैसा देने से मना कर दूँ, और उसने रसीद नहीं बनाया, विश्वास पे दे दिए, तो हुआ कि नहीं। लेकिन कैश बेसिस में तो ये तामझाम है ही नहीं। यही है कैश बेसिस का फायदा कि पर्सनल जजमेंट का यूज नहीं होता, ये बड़ी ही आसानी से रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक है। और ये ज़्यादातर उन इंटरप्राइजेस के लिए, उन इंस्टीट्यूशंस के लिए, उन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बेहतर है जहाँ पर ट्रांजैक्शन कैश बेसिस पे ही ज़्यादातर होते हैं। जो कैश बेसिस पे करने का डिसीजन लिया है उसको एक्रूअल बेसिस का अकाउंटिंग करना ही नहीं चाहिए, मतलब एक्रूअल के आधार पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग करनी नहीं चाहिए। सबसे पहले ये कह रहा है कि हम कैश बेसिस करके हम ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बता सकते, या ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट लॉस नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि अगर कुछ चीज़ें एक्रूअल बेसिस पे ऑर्गेनाइज, जैसे कि आप कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करते हो,
और कुछ काम उधार पे हो गया, बिना पैसे लिए या दिए हो गया। जैसे कि आपका रेंट ही है, किसी बिल्डिंग को लिए हो, आपने 11 महीने का रेंट पे करा है और 12वें महीने का रेंट नहीं पे करा है, और भी कई सारे काम है जिसके लिए पेमेंट आपको करना था, आपने नहीं करा। तो कैश बेसिस क्या कहता है कि आप वही रिकॉर्ड करोगे जो आपके लिए आपने पेमेंट करा हुआ है या पैसा रिसीव करा हुआ है। नहीं रिसीव किया तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे, ये कहता है ना कैश बेसिस। तो बेटा मान लो कि जैसे रेंट का ही है, रेंट आपने 1 महीने का नहीं दिया तो क्या ये आपका 1 महीने का खर्चा नहीं है, लेकिन आपने नहीं दिखाया, कैश बेसिस कर रहे हो क्योंकि आपने पे नहीं करा था। तो इससे प्रॉफिट 1000 अधिक दिखेगा, जबकि हकीकत में 1000 कम दिखना चाहिए, है कि नहीं। तो यही कह रहा कि हमारे प्रॉफिट लॉस का सही से पता नहीं चलता, और बैलेंस शीट भी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन नहीं दिखाती है जब आप कैश बेसिस का यूज करते हो, क्योंकि एक्रूअल वाली बातें आप रिकॉर्ड में ही नहीं रखते हो, जबकि वो भी दिखाना जरूरी है। तो ये इसका सबसे बड़ा नुकसान है। सेकेंड पॉइंट कर रहा है कि मैचिंग प्रिंसिपल को भी फॉलो नहीं कर पाता। मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है कि रेवेन्यू कमाने के लिए जो आपने एक्सपेंसेस लगाया, उस पर्टिकुलर रेवेन्यू को कमाने के लिए जो पर्टिकुलर एक्सपेंस आपने लगाया, उसको क्या करना है, रिकॉर्ड में रखना है। तो मान लो कि जैसे रेंट का ही था या सैलरी ही है, आपने 6 महीने का पे करा, 6 महीने का नहीं पे करा। भाई सैलरी किसको दोगे, अपने एम्प्लॉइज़ को दोगे, वेजेस किसको दोगे, अपने एम्प्लॉइज़ को दोगे। तो मान लो 6 महीने का दिए हो और 6 महीने का नहीं दिए हो, और भरपूर 12 महीने उनका यूज करके पैसा जनरेट करे हो, प्रोडक्शन कराया, बेचा और पैसा कमाया, तो 6 महीने का सैलरी तो रिकॉर्ड में दिखाओगे, लेकिन 6 महीने का नहीं दिखाओगे। इससे मैचिंग प्रिंसिपल प्रभावित नहीं होगा। भाई जो भी आपने पैसा कमाया उनका यूज करके, उनसे काम करा के, वो तो आपने रिकॉर्ड में रख लिया क्योंकि उसके लिए आपको पैसा मिल गया, रिटर्न में बेच के सामान पैसा कमा लिए। लेकिन 6 महीने की सैलरी आपने रिकॉर्ड में रखा, 6 महीने की नहीं दिखाया, सिर्फ इसलिए कि वो अभी आपने पेमेंट नहीं करा। तो इससे मैचिंग प्रिंसिपल अफेक्टेड होगा कि जिस रेवेन्यू को कमाने के लिए जो पूरा एक्सपेंसेस लगा, मैंने पूरा एक्सपेंसेस नहीं दिखाया। तो ये मैचिंग प्रिंसिपल को भी क्या करता है, अफेक्ट करता है। समझ में आया। तो ये दो इसके सबसे बड़े नुकसान है कि सही समय प्रॉफिट लॉस का पता नहीं चल पाता, फाइनेंशियल पोजीशन का पता नहीं चल पाता, साथ साथ हमारे मैचिंग प्रिंसिपल को भी क्या करता है, ये प्रभावित करता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कंपनीज एक्ट जो है इसको ये नहीं कहती, गवारा नहीं करती कि भाई आप इसका यूज करो। कंपनीज एक्ट ने साफ साफ कहा कि कैश बेसिस का यूज करना ठीक नहीं, एक्रूअल बेसिस का यूज करो सबसे बेस्ट। समझ में आया। तो ये पूरा कैश बेसिस था, इसके फ़ायदे थे और इसके नुकसान थे। फ़ायदा क्या है कि सिंपल है, पर्सनल बैच का इसमें यूज नहीं होता है, और ये उन इंटरप्राइजेस के लिए सूटेबल है जहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन ज़्यादा मात्रा में किए जाते हैं। नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि प्रॉफिट लॉस का अच्छे से पता नहीं चलता, मैचिंग प्रिंसिपल जो है यहाँ पे प्रभावित होती है गधा, मतलब अफेक्टेड हो जाती है निगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि पूरे के पूरे एक्सपेंसेस को जो रेवेन्यू अर्न करने के लिए लगाए हो पूरा आप रिप्रेजेंट नहीं करते हो, सबको नहीं दिखाते, और कंपनीज एक्ट जो है इसको अलाउ नहीं करती। अब हम पढ़ते हैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यही कहता है कि ट्रांजेक्शन अगर हो गया, ट्रांजेक्शन मीन्स एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच चेंजेस द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज। कोई भी ऐसी आर्थिक क्रियाकलाप या ऐसा कोई भी काम जो पैसे संबंधित है हुआ है, और उससे हमारे बैलेंस शीट के अंदर या तो एसेट में या फिर लायबिलिटीज़ में या फिर दोनों में बदलाव आता है, तो ऐसा ट्रांजेक्शन ही क्या कहलाता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कहलाता है, और इसकी रिकॉर्डिंग करी जाती है। एक्रूअल बेसिस ही कहता है कि पैसा मिले या ना मिले, अगर ट्रांजेक्शन हुआ है तो उसको रिकॉर्ड करना है। यही है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एग्जाम्पल के रूप में मैंने सैलरी 10 महीने का पे करा और 2 महीने का नहीं पे करा, तो हम 2 महीने का किस नाम से दिखाएंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से दिखाएंगे। 10 महीने का तो सैलरी दिखाएंगे और 2 महीने का आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से दिखाएंगे। लेकिन दिखाएंगे, कैश बेसिस में था नहीं दिखाएंगे। कैश बेसिस में क्या था, ना देखो वो एम देखो वो आउटस्टैंडिंग के नाम से दिखा, लेकिन दिखा सैलरी वाले में लिख देना। जैसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट अपन तैयार करेंगे तो लिखेंगे टू सैलरी 10,000, अब 2,000 बाकी है तो लिखेंगे नीचे ऐड, और लिखेंगे उसके पास सैलरी आउटस्टैंडिंग और 2,000, फिर जोड़ के कॉलम में लिखेंगे 12,000, लेकिन दिखाएंगे।
वो सब कुछ आगे है, जब हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट सीखेंगे ना तो उस समय सब कुछ, अभी तो शुरुआत है, अभी तो सब शुरुआत है, अभी तो आप थ्योरी सीख रहे हो। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे साथ जय हिंद जय हिंद जय हिंद। तो ये शुरुआत है, अभी तो आगे आगे अभी तो लड़ाई है मेरी जान, आगे बहुत बड़ी लड़ाई है ना। तो यही है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसके कुछ फायदे हैं। फायदा यही है, देखो जो कैश बेसिस का डिसएडवांटेज होगा वो इसका एडवांटेज होगा, सिंपल है। और उसका जो एडवांटेज होगा ये इसका डिसएडवांटेज हो जाएगा। ज़्यादातर केसेस ही बनेंगे। जैसे कि सबसे पहला कैश बेसिस का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या था? सैफ लिशन, कैश बेसिस का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये था कि हम प्रॉफिट लॉस का पता सही से नहीं लगा पाते थे, फाइनेंशियल पोजीशन का पता सही से नहीं लगा पाते। लेकिन एक्रूअल बेसिस में प्रॉफिट लॉस का एग्जैक्ट पता चलेगा और फाइनेंशियल पोजीशन का पता भी एकदम एक्यूरेट चलेगा। दूसरा नुकसान ये था कि मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता था कैश बेसिस, जबकि ये फॉलो करेगा, क्योंकि आपने जो भी एक्सपेंसेस करा रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, अब दैट पर्टिकुलर पीरियड आप पूरे एक्सपेंसेस को दिखाते हो। इट डजंट मैटर कि कैश में पेमेंट करा है आपने या नहीं करा, नहीं करा तो आउटस्टैंडिंग शब्द है ना, जोड़ के दिखाएंगे ससुरा के संगे, या एडवांस में पे कर दिया तो प्रीपेड के साथ जोड़ के दिखाएंगे, लेकिन दिखाएंगे, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ साथी मरते दम तक, है कि नहीं। तो ये चीज़ यहाँ पे कह भी रहा है सेकेंड नंबर पॉइंट कि इट फॉलोज द मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, लिखा है ना, इट फॉलोज द मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। पॉइंट नंबर सेकेंड इसका एडवांटेज एक्रूअल बेसिस का कह रहा है ना। हाँ, थर्ड पॉइंट देखो, कंपनीज एक्ट इसको कहता है कि भाई आप इसको फॉलो करो, इसको लगाओ। यही तीन जो है बेसिकली इसके फायदे हैं, मेन जो है। चल छोड़ उसको, आगे देख डिसएडवांटेज क्या है, नुकसान क्या है कि बेटा ये जो है कैश बेसिस की तरह सिंपल नहीं होता है, और यहाँ पर जो है पर्सनल जजमेंट का यूज होता है, जबकि वहाँ नहीं होता था। उसका फायदा एडवांटेज में था कि यहाँ पर्सनल जजमेंट यूज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे पर्सनल जजमेंट का यूज होता है, क्योंकि उधार पे काम हो रहा है तो भैया सोचना पड़ेगा, साहब पैसा लगे बागी तुम क्या करेंगे, पैसा दे, है कि नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा है। उसके बाद दोनों का डिफरेंस है, जो मैंने बताया वही डिफरेंस है। आप लोग एक बार रीड करोगे ना घर जाके तो डिफरेंस समझ में आ जाएगा, है ना। और जब नहीं आएगा पॉइंट में तो हो ही जिंदा है विवेक सर। अरे क्या डिफरेंस होगा, पहला डिफरेंस बता रहा है कि कैश बेसिस कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, और ये जो है कैश और नॉन कैश दोनों को रिकॉर्ड कर लेता है, भले पैसा मिले या ना मिले। बस उसमें इनकम कैश बेसिस में आप इनकम को रिकॉर्ड तब करोगे जब इनकम कैश में मिलेगा, हमारा इनकम का पैसा मिल जाएगा तो रिकॉर्ड करेंगे, तो नहीं करेंगे। और इसमें मिले ना मिले हमें परवाह नहीं, हम रिकॉर्ड कर देंगे, भले बाद में लेते रहेंगे। वैसे ही एक्सपेंसेस है, अगर पे कैश बेसिस में पे किया तो रिकॉर्ड करेंगे, नहीं किया तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और एक्रूअल में पे किए हो या ना किए हो हम रिकॉर्ड करें। अरे आउटस्टैंडिंग है ना, उसके थ्रू जोड़ के दिखाएंगे ससुरा को, लेकिन दिखाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। फिर आगे दिया है कि दिस बेसिस डज नॉट टेक इनटू कंसीडरेशन, जैसे कि मैंने बताया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था, प्रीपेड एक्सपेंसेस था, एक्रूड इनकम था, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस था। ये सारे वर्ड्स यूज किए जाते हैं एक्रूअल बेसिस में, ठीक है। जैसे एक्रूड इनकम है, एक्रूड इनकम, हाँ एक्रूड इनकम ये बताता है कि इनकम आपकी हो गई है, मतलब कि अगर आपके रूम का कोई यूज कर रहा है, रेंट 12 महीने का हो गया है तो एक्रूड रेंट बोलो। अगर उसका पैसा उसने अभी तक मुझे नहीं दिया भाई, 2-4-10 दिन लेट हो गया, तो जिस दिन मेरा रेंट कंप्लीट हो गया अकाउंटेंट कुछ ना कुछ नाम दे करके रिकॉर्ड में दिखाएगा ना, तो ये एक्रूड रेंट होता है, मतलब या एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम जब हमें इनकम होनी थी वो हो चुकी है, बस उसके लिए जो मुझे पैसा मिलना चाहिए वो मिला नहीं है, तो ऐसे इनकम को हम किस नाम से जानते हैं, एक्रूड इनकम के नाम से जानते हो। तो कैश बेसिस ऐसे शब्दों का यूज नहीं करता, क्योंकि रिकॉर्ड ही नहीं करता ना, जो कैश में नहीं है। और एक्रूअल बेसिस इन सारी चीज़ों को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। तो एक्रूड इनकम को भी रिकॉर्ड वो करेगा। तो ऐसे आउटस्टैंडिंग है, एक्रूड है, प्रीपेड है, एडवांस है, ये सारे शब्दों का यूज एक्रूअल बेसिस में होता है, लेकिन कैश बेसिस में इसका यूज करो। जबकि कंपनी एक्रूअल बेसिस को कंपनीज एक्ट 2013 ने कहा है कि हाँ बिल्कुल इसका आप यूज करिए, इसी के आधार पे आप अकाउंटिंग करिए, क्योंकि कैश बेसिस कहीं ना कहीं मैचिंग प्रिंसिपल को भी तो भाई वो कर रहा है ना।
और ये मैचिंग प्रिंसिपल, ये बाकी सारे जो प्रिंसिपल्स है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, जो जनरली सबको एक्सेप्ट करना ही करना है, बाकी करो या ना करो। इसीलिए कंपनीज एक्ट ने मना कर दिया, रेस्ट्रिक्शन कर दिया कि ना ऐसा ना, इसको इसके बेसिस पे रिकॉर्ड नहीं करना। वही करेगा जो कैश बेसिस पे ट्रांजेक्शन सारा करता है, समझ में। फिर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हमें प्रॉफिट लॉस का सही से पता नहीं चलता, जैसा कि मैंने पहले बताया, फाइनेंशियल पोजीशन का पता सही से नहीं चलता, जबकि एक्रूअल बेसिस से सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होता है, एकदम पानी की तरह साफ, बिना रंग के, जो ना रंग में डाल दो वही में डल जाए, कोनो दिक्कत नहीं। ठीक है, बस यही। कैश बेसिस का ज़्यादातर यूज प्रोफेशनल लोग करते हैं, जैसे कि डॉक्टर, लायर। डॉक्टर के पास जाओगे उधार नहीं लगता, तू 10 रुपये के चीनी उधार पे खरीदने चले जाओगे, लेकिन 5,000 का भी है तो उधार पे दवाई लेने नहीं जाओगे, भैया पैसा लेके जाएंगे, वहाँ ज़िंदगी का सवाल है, लोन लेके जाएंगे, खेत बेच के जाएंगे, लेकिन डॉक्टर के लिए पैसा लेके जाएंगे। बहुत करीबी होता है डॉक्टर साहब का, वही उधार पे लेके आता है, जो दोस्त यार छड़े यार दोस्ती में चलते। और एक्रूअल बेसिस में कोई भी करता है, हम प्रोफेशनल नहीं, कोनो रिकॉर्ड करें, कोनो दिक्कत नहीं, छोटा आदमी बड़ा आदमी सब क्या एक्रूअल बेसिस पे करते हैं। अब तीसरा आता है हाइब्रिड, या इस पूरा हो गया ना डिफरेंस, इसका समझ में आ गया। अब एक बार घर पे जाके स्टडी करोगे तो और अच्छे से आ जाए। अब लास्ट आपका हाइब्रिड या मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंट। हाइब्रिड या मिक्स्ड बेसिस, देखो नाम ही क्या है, मिक्स्ड, मतलब मिक्स, घर शादी में खाओ ना मिक्सचर की सब्जी, और में आलू भी रहता है, मटर भी रहता है, पनीर भी रहता है, सेम भी रहता है, बरबट्टियों रहेगा, सब कुछ वही में ठूस ठास के, गोभी परोड़ा जो मिलेगा, लहसुन पता ही मिला देते हैं सब, ये होता है मिक्सचर। कूल बाय में मिक्सचर मैंने कूल बाय में। तो यहाँ पे हाइब्रिड या मिक्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब है दोनों, कैशो है और एक्रूअल है, दोनों मिला के कर रहे हैं। इस अकाउंटिंग को भी भैया जो खतरनाक लोग हैं वही करते हैं, जो जैसे डॉक्टर हो गए, लायर हो गए, सीए हो गए, ये लोग ही इसको करते हैं। अब इसकी कहानी क्या है सुनो। हाइब्रिड बेसिस या मिक्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर एक्रूअल और कैश दोनों का यूज किया जाता है। देखो अब सवाल उठता है कि सर इसमें दोनों का यूज कैसे हो जाता है। वो लोग स्ट्रेटजी क्या लगाते हैं कि जो उनके एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेस होते हैं, उनको वो कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। नहीं सॉरी, एक मिनट, दिस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मिक्सचर ऑफ कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस अंडर हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, रेवेन्यू एंड एसेट्स आर रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस व्हेयरएज एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड। हाँ, वो अपने एक्सपेंसेस और लॉसेस को एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, अपने लायबिलिटीज को, अपने एक्सपेंसेस को किस पे दिखाएंगे, एक्रूअल बेसिस पे। मीन्स कि जैसे सैफ हमारे यहाँ से उधार पे सामान खरीद के लेके गया, तो भले कैश नहीं मिला फिर भी उसको रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन अपने इनकम को, अपने एसेट्स को वो कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। जैसे अगर हमें कोई इनकम हुई, सपोज करो हमारी इनकम हुई, मैंने इनको सामान बेचा, मैं डॉक्टर हूँ, इनको दवा दे दिया, तो अगर उसको उसका पैसा मुझे मिलेगा तो ही मैं रिकॉर्ड करूँगा, भले वो कह के गया कि मैं 2 दिन के बाद दे दूंगा, लेकिन फिर भी उसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर, मतलब इनकम और एसेट्स को रिकॉर्ड तब करेगा जब उसके बदले में पैसा तुरंत का तुरंत ऑन द स्पॉट मिल जाएगा। और जो एक्सपेंसेस हैं उनके, या लॉसेज हैं, या उनकी लायबिलिटीज़ हैं, उनकी रिकॉर्डिंग वो एक्रूअल बेसिस पे कर देता है। जैसे किसी प्रकार का कहीं उसने खर्चा कर दिया और उसका पैसा उसे भले बाद में देना हो, जैसे उसने दवा मंगाई, 2, 4, 5 कार्टून भर के दवा मंगाई और सप्लायर को देने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, तो क्या करेगा, उसकी रिकॉर्डिंग वो करेगा कि इतने 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख का मैंने सामान मंगाया उधार पे, उसको रिकॉर्ड करेगा। लेकिन 2, 4, 5 लाख का अगर उसने उधार पे बेच दिया तो उसको नहीं दिखाएगा जब तक कि पैसा उसका नहीं मिलता। यही होता है हाइब्रिड या मिक्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कि यहाँ पे लॉसेस को, एक्सपेंसेस को, लायबिलिटीज़ को एक्रूअल के आधार पर दिखाते हैं और अपने इनकम को और एसेट को कैश बेसिस पे दिखाते हैं कि पैसा मिलेगा तभी दिखाएंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि इनकम टैक्स, देखो ये लोग हुमच के पैसा कमाते हैं एकदम छाप के, और जो पैसा आदमी ढेर कमाएगा उसको टैक्स भी क्या करना है, सरकार ढेर ध्यान पर रखेगी। हाँ, तो जैसे इससे फायदा क्या हुआ, जैसे सैफ से मैंने 20,000 का दवा इसको बेच दी सैफ को, इसने कहा कि बाद में पैसा दे देंगे, तो इस समय तो रिकॉर्ड में रखेगा नहीं 20,000 को, इसका अकाउंटेंट रखेगा नहीं, क्योंकि हाइब्रिड का फॉलो कर रहा है। तो 20,000 से बच गया, प्रॉफिट में से 20,000 कम हो गया, जबकि ये हुआ है लेकिन मिला बस नहीं है, लेकिन 20,000 कम प्रॉफिट दिखा ना फिलहाल में। और मान लो 25,000, 30,000 का मैंने कहीं उधार पे क्या किया था, सामान खरीदा था, उसको दिखा दूंगा,
तो कहीं ना कहीं तीसरा से एक्सपेंसेस बढ़ गया, भले इसका पेमेंट हमने अभी नहीं करा, तो इससे क्या होगा, प्रॉफिट का अमाउंट घट जाएगा, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं अपने इनकम में थोड़ी सी चोरी कर ली 20,000 की। भाई सरकार को क्या पता उधार पे कितना बेचो क्या बेचो, तो 20,000 की उसने क्या करी, चोरी कर ली, तो प्रॉफिट जो आएगा 20,000 कम आएगा। तो जो टैक्स भी इनकम टैक्स गवर्नमेंट लेगी 20,000 कम पे ही लेगी। अगर 20,000 ज़्यादा रहता तो टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ता, बट 20,000 कम है तो टैक्स का क्या होगा, तनी मनी कम। ये 20,000 की कहानी थोड़ी है, 20 लाख की भी हो सकती है। अब मान लो 10% टैक्स है तो 2 लाख का बचत हुआ ना, 2 लाख बचत कहाँ कम बा। इसलिए लोग हाइब्रिड को फॉलो करते हैं, क्योंकि हाइब्रिड में ये होता है, इनकम को कैश बेसिस पे डाल देते हैं और एक्सपेंसेस को एक्रूअल बेसिस पे डाल देते हैं। हाइब्रिड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज एन एक्सेप्टेबल एंड अप्रूव्ड। हाँ, कोर्ट ने अलाउ भी करा है कि भैया आप हाइब्रिड बेसिस का यूज कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं। तो या तो प्रोफेशनल लोग या तो कैश बेसिस का यूज करते हैं या फिर हाइब्रिड का, लेकिन दोनों में चूज करना तो किसको चूज करेंगे, हाइब्रिड का। कहीं ना कहीं प्रॉफिट घटाता है,